वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ है एडवोकेट श्री चड्ढा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। Thank you so much for having me. Thank you so much for agreeing to discuss about this area of law. So सर, बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, हमारे जो व्यूअर्स हैं आपका लिटिगेशन जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। सो वी जस्ट वांट फ्रॉम योर साइड कि आप स्लाइटली अपने बारे में एलैबोरेट करें। So I'm an advocate practicing in New Delhi. I practice in all courts in New Delhi. Presently, I'm working with Karanjawala and Company in the Supreme Court practice. So I practice mostly civil and commercial laws. So मेरी specialization is in civil and commercial side, which is company laws, arbitration, and this particular topic, securities law. So I started my career with the government counsel, and now I've shifted over to the commercial side. So I look forward to enriching myself with more areas of law and practicing this particular field. डेफिनेटली सर, जैसा कि सर यू एक्सप्लेन दैट कि आपका जो है कमर्शियल लॉ में आपका इंक्लिनेशन बहुत है। सो आज हमारे व्यूअर्स के लिए हम लोग जो टॉपिक जो हमारा है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड विच इज सिक्योरिटी लॉ। इसमें जो Yes. मेरा आप फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स आपसे चाहेंगे, जो मैं आपसे चाहूंगी, व्हाट इज सिक्योरिटी लॉ, यानी सिक्योरिटी लॉ क्या है और क्या 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 इसका टेरिटरी होता है, यानी आई मीन इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। Definitely, ma'am. So security laws is essentially capital markets law. अब capital markets क्या होते हैं? In common parlance, जो share market है हमारा, that is the most avid example of what a capital market would entail. So securities under the laws of India includes everything. वो हो गए आपके shares, stocks, debentures, आपके future derivatives, ये सारी चीजें आपकी capital markets में आती हैं। अब कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया, ऑल्दो बहुत टाइम से बहुत बड़ी डील है, बट सिंस रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की जो स्टेट है, एज ऑफ नवंबर 2021 वी हैव अराउंड 7.7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो बिकॉज ऑफ ऑल द पॉप कल्चर, ये हर्षद मेहता स्कैम के शोज आए, ये सब आए, लोगों का बहुत इंटरेस्ट जनरेट हो गया इन द शेयर मार्केट, इन स्टॉक मार्केट्स। सो देयर आर 7.7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एज ऑफ नवंबर 2021, और इंडिया में सिर्फ 7,400 कंपनीज हैं लिस्टेड हमारे स्टॉक मार्केट। सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी ग्रोइंग एरिया एंड समथिंग दैट पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। तो बेसिकली जो हमारे को समझना है अबाउट कैपिटल मार्केट्स इज दैट देयर आर 3 essential people involved. 3. First is the company that is offering itself. अब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है, कंपनी अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करती है कि आप इस चीज में इन्वेस्ट करो। दैट इज द फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है इन्वेस्टर, मेरे और आपके जैसे हम सारे लोग जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट्स में किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। जो थर्ड है वो होते हैं आपके सारे के सारे ये रेगुलेटरी बॉडीज, जो हेड करता है सेबी, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब कैपिटल मार्केट्स इज गवर्न्ड बाय अ मल्टीपल एरियाज ऑफ लॉ। अब इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल लॉज है हमारी कंट्री के, उसमें एक एक्ट बना दिया जाता है। फिर जैसे जैसे हम उस एक्ट में प्रोग्रेस करते हैं, हमें रियलाइज होता है कि ये एरिया रह गया तो हम उसकी रेगुलेशन बना देते हैं, ये पर्टिकुलर चीज रह गई तो हम उसकी अमेंडमेंट ले आते हैं। तो लाइक a lot of other areas, जैसे आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ले लीजिए, द सिक्योरिटीज लॉ इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल लेजिस्लेशंस। अब जो कंपनी है वो अपने शेयर्स अगर इंट्रोड्यूस करना चाहती है मार्केट में, सो दे हैव टू अबाइड बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। वैसे ही अब कोई स्टॉक ब्रोकर है या कोई स्टॉक एक्सचेंज है, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना है तो किस लॉ के अंडर जाना चाहिए? अब जैसे जो मेन एक्ट है इंडिया का, दैट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। उसमें आपके स्टॉक एक्सचेंज अगर रजिस्टर होना चाहते हैं, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं?
सबसे कॉमन वाले स्टॉक एक्सचेंज है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था. There is a Calcutta Stock Exchange. There are commodity exchanges. So when they want to register, where do they register under? They register under the Securities Contract Regulations Act of 1956. अब बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ब्रोकर्स हो गए, आपके आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स हो गए, आपकी कंपनी इश्यूज हो गए, they are regulated by the Securities and Exchange Board of India Act of 1992. तो ये दो हमारी प्रिंसिपल लेजिस्लेशंस हैं when we look at capital markets और securities law. बाकी बहुत सारी रेगुलेशंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जो आपके ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब करती हैं, आपकी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती हैं. बट इसेंशियली व्हाट वी आर लुकिंग एट इज रेगुलेशन बाय एंड ऑपरेटेड फॉर द पर्पसेस of the Securities and Exchange Board of India. So that, in short, is the landscape that we're looking at when we look at securities law. Exactly, sir. वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट, वो मुझे आपके आंसर्स में देखने को मिल रहा है. सो इसमें मैं नेक्स्ट जानना चाहूंगी आपसे कि व्हाट इज सेबी, यानी सेबी क्या है और सेबी का क्या रोल रहता है सिक्योरिटी लॉज में. जी, सो सेबी इज लाइक अ पेरेंट बॉडी. अब जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करती है सारी चीजें कि लॉ स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, मैल प्रैक्टिसेस क्या है, मैल प्रैक्टिसेस की पेनल्टी क्या होगी. वैसे ही डॉक्टर्स की होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. वैसे ही ये पूरा एरिया ऑफ लॉ इज गवर्न्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सेबी, व्हिच इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अभी एस्टैब्लिश तो 1988 में हुआ था. ये इसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, because it was established in 1980s, because 60s 70s mein our country saw a lot of boom and a lot of interest in trading securities, in investing in securities. So 1988 mein it was formulated. अब सबने हर्षद मेहता वाला शो देखा है तो ये रियलाइज किया होगा कि 90s के बिगिनिंग में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए थे, कुछ ऐसा मिसयूज हुआ था इन चीजों का, that India required a stricter vigilance on securities law. 1992 में यह एक्ट लेकर आया गया इस पर्पस से कि एक बॉडी जो इन्वेस्टिगेट कर सकेगी, पेनल्टीज इंपोज कर सकेगी, रेगुलेट कर सकेगी ए पर्टिकुलर एरिया, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक हियर. सेबी इज एसेंशियली established to protect the investors and to maintain the sanctity of transactions in the securities market. So the parent legislation is the Securities and Exchange Board of India Act of 1992. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज सेबी के बारे में यह है कि it wears many hats. अब कई बॉडीज होती हैं जो लॉ बना सकती हैं, रेगुलेशंस बना सकती हैं. सेबी ऐसी बॉडी है जो सब कुछ कर सकती है. अब सेबी के रोल डिफरेंट कैटेगरीज में हम रख सकते हैं. एक है प्रोटेक्टिव रोल, कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है कि कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई गलत चीजें हो रही है मार्केट में तो वो बताया जाए, कोई गलत चीजें कर रहे हैं लोग या कोई कंपनीज गलत प्रैक्टिसेस कर रही हैं वो रेगुलेट की जाए, और टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग गाइडलाइंस और रेगुलेशंस डेवलप करी जाए. सो सेबी इज अ प्रोटेक्टर, इट्स अ रेगुलेटर एंड इट्स ऑल्सो अ डेवलपर. अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, सेबी में वैसा नहीं है. सेबी तीनों है. सेबी एडजुडिकेटरी पर्पसेस भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, मतलब खुद इन्वेस्टिगेट करके सजा भी सुना सकती है, पेनल्टी भी लगा सकती है, उसके बाद रूल्स भी बना सकती है. सो इसेंशियली the SEBI is a all-serving body which governs every aspect of the securities law. It is a protector, regulator, developer. It is also the legislature, judiciary, and executive when it comes to security law. So that I think would mota is the definition and the function of SEBI in India. एग्जैक्टली सर. तो सर इसमें मैं नेक्स्ट ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके के ऑफेंसेस में सेबी जो है क्वेश्चनिंग कर सकती है, यानी किन किन ऑफेंसेस में सेबी का होल्ड रहेगा.
जी, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा इनटू स्टेक होल्डर पर्पसेस के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि टू प्रिंसिपल लेजिस्लेशंस को ही देखेंगे हम, एंड देन वी विल लुक एट टू सेपरेट रेगुलेशंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो प्रिंसिपल लेजिस्लेशंस में फर्स्ट आती है हमारी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस। अब इसमें ऑफेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि किसी अगर स्टॉक एक्सचेंज या कोई इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज को अगर करना है ये काम, कैपिटल मार्केट्स में घुसना है, सो दे हैव टू रजिस्टर, दे हैव टू maintain their registration and records with the SEBI, and it is largely covered by the Securities Contracts Regulation Act of 1956. तो इसमें ऑफेंसेस कैसे हो सकते हैं? इसमें ऑफेंसेस हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कई टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट में कई टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इलीगल कह सकती है। अब जैसे एक्सचेंज हम यूजुअली जब देखते हैं तो वी लुक एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट दैट इज नॉट ऑल। देयर आर आल्सो कमोडिटी एक्सचेंजेस। अब आपको याद होगा मैम कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, कुछ 63 मून्स के जो अभी केसेस चल रहे हैं सारे। सो दीज आर ऑल पर्टेनिंग टू दैट स्कैम। नाउ व्हाट हैड हैपेंड देयर वाज कि एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो विच इज प्रोहिबिटेड। अब कौन कैसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कि अगर मैं आज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं तो उसकी डिलीवरी मैं थोड़े दिन बाद ले सकता हूं। अंडर द लॉज ऑफ इंडिया दैट इज प्रोहिबिटेड। सो इफ समवन enters into such sort of a transaction, that is the first offense under the Securities Contracts Regulation of 1956. और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा कि कोई स्टॉक एक्सचेंज को has to maintain records and give the particular information to SEBI. If they fail to do so, that is an offense under this act. अब ये तो हो गए हमारे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट ऑफेंसेस आते हैं वो आते हैं सेबी एक्ट में। अब द सेबी एक्ट गवर्न्स बेसिकली, अगर मैं उसे सबसे सिंपल उसमें बोलूं, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू शेयर्स। अब मैनिपुलेशन क्या होती है? अब जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे हम पॉप कल्चर में देखते हैं, हम मूवीज में देखते हैं, शोज में देखते हैं कि लोग बताते हैं कि इस कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, कि दिस इज अ वंडरफुल शेयर, दिस कंपनी विल परफॉर्म वेरी वेल, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स, लॉट्स ऑफ डिविडेंड्स, द शेयर्स विल स्काईरॉकेट इन द कमिंग इयर्स। नाउ ये जब कंपनी का खुलासा होता है तो पता चलता है कि एक कमरे की कंपनी है जिसमें एक कुर्सी और एक टेबल लगी हुई थी बस। इट हैड नो एसेट्स, इट हैड नो बिजनेस। So when you release information like that in the public, you are trying to manipulate the share prices, right? अब एक और टाइप की मैनिपुलेशन कैसे होती है, जैसे केतन पारेख वाले स्कैम में हमने देखी थी कि वो कंपनी सेटअप करेंगे जो हाई वॉल्यूम में ट्रेड करेंगी कंपनी के शेयर, तो मार्केट को इंप्रेशन लगेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके शेयर्स बहुत प्रॉफिटेबल हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स घुसते हैं उसमें, उस पर्टिकुलर कंपनी में। बट जो शेयर में एक्चुअली डील कर रहा है उसे पता है कि रियल वैल्यू नहीं है उस शेयर में। So these are all frauds and these are all manipulation and price rigging practices that are conducted by various people. Ab this essentially is what the SEBI is made for. तो ये सारे ऑफेंसेस जब होते हैं, अब ये ऑफेंस आप पर्टिकुलरली नेम नहीं कर सकते, इसलिए बहुत वाइड तरीके से नेम करे जाते हैं। इसलिए इन्हें दिया जाता है नाम मैनिपुलेशन या प्राइस रिगिंग या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आ जाते हैं इन सारी चीजों में। अब एक नया ऑफेंस है, नया तो नहीं खैर, बट सेपरेटली गवर्न्ड, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। दैट इज गवर्न्ड बाय रेगुलेशंस ऑफ 2015 प्रोमलगेटेड बाय द सेबी। अब इसमें क्या आता है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होती है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये कंपनी को ये डील क्रैक करने वाली है, ये ऐसे कोई कंसेशन मिलने वाली है गवर्नमेंट से, तो मैं अपने फैमिली वालों को या अपने दोस्तों को बता दूं कि यार आप लोग ना इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि इस कंपनी में ये होने वाला है और इससे इसका प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आप देखिए इंफॉर्मेशन जो होती है वो तो पब्लिकली अवेलेबल भी करती है कंपनी, बट
अनडिस्क्लोज्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसे हम यूपीएसआई बोलते हैं, टू डिस्क्लोज दैट इज एन ऑफेंस बाय द सेबी. नाउ व्हाट हैपेंस इज, a lot of times what people do is व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स जो आने लग गए हैं आजकल कि ये शेयर अच्छा है, वो शेयर अच्छा है, ऐसे करो ऐसे करो. What people do not know is that dealing with this sort of information जो publicly available नहीं है, जो publicly available नहीं है, which has a direct bearing on the price, that is also illegal. So the insider trading regulations and the prohibition of fraudulent activities and unfair trade practice regulations of 2003, ये regulations basically govern करती हैं हम जैसे लोगों को, हमारी एक्टिविटीज को, कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंफॉर्मेशन में, या अगर आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, या आप सिक्योरिटीज में कोई ऐसे तरीके से डील कर रहे हो विच इज इन एनी मैनर फ्रॉडुलेंट, या आप किसी और को इंड्यूस कर रहे हो कि आप ये शेयर खरीदो या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो या ये डिवेंचर लो, दैट इज दोज आर ऑल ऑफेंसेस अंडर द सेबी एक्ट. सो व्हाट पीपल अननोइंगली डू, और ये बहुत अभी न्यूज में भी आया था, क्योंकि कोविड में लोगों के पास अब थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, तो लोग सारे स्टॉक एक्सचेंज में आ गए. सो व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड फॉरवर्डिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस. मेरे को खुद बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं कि दिस शेयर इज नाइस, दैट शेयर इज नाइस, क्योंकि उसकी ये डील क्रैक होने वाली, वो डील क्रैक होने वाली है. सो दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन that inducing people to buy shares which you know are not correct, or spreading information that a share of a particular company which is not nice, which has no real value, which has no tangible asset to back it up, these are all offenses. अब इन offenses की सजा, it's a very varied power that has been given to the SEBI. जैसे मैंने कहा कि SEBI is the parent organization. So we'll discuss about that also. But in essence, the types of offenses, they're multifarious. They have a very inexhaustive definition. Now, when we mean by inexhaustive definition, we mean that when the definition is given in the act, there it's only for illustrative purposes. So fraudulent activities, manipulation, all these things, they can be classified by different in different scenarios by different people for the purposes of the securities law. So that, I think, would be my answer to your question, that there are multiple types of offenses which cannot be classified, but generally these are the types of offenses that SEBI interferes with or inquires or investigates into. एग्जैक्टली सर. तो सर किस तरीके का प्रोसेस जो है सेबी फॉलो करती है ड्यूरिंग, मतलब कोई ऑफेंस जब होता है तो किस तरीके से अपना जो प्रोसीडिंग को वो जो है फर्दर प्रोसीड करेगी? जी बिल्कुल. सो द सेबी, एज आई सेड, हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड एडजुडिकेट. तो सेबी क्या करती है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ये एक हमारे इंडिया में थोड़ा एक इशू है, इंडिया में क्या, अक्रॉस द वर्ल्ड, with commercial laws, because of the complexity, because of how complex and because of how many people are involved in a commercial transaction, it is very hard for a regulator to find out कि इसमें क्या हो रहा है. अब जैसे कोई पर्टिकुलर कंपनी, जब तक कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो या उसका कोई खुलासा ना हो, a company does not disclose all of its activities, although they are required to do so, but there are certain activities which they might not disclose. तो इसका पता कैसे चलेगा? A lot of the times they are anonymous tips by informants. जैसे कंपटीशन एक्ट है हमारा, जैसे हमारा सेबी एक्ट है, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेंट्स को इम्यूनिटी दी जाती है, उनको बेनिफिट्स दी जाते हैं. सेबी एक्ट में तो रिवॉर्ड भी दिया जाता है. So a lot of the times information is received by the SEBI, by third parties, या by people who want to, जिसे हम बोलते हैं विसल ब्लोअर. वो बताते हैं कि भाई इस कंपनी में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ये ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं which is incorrect. And a lot of times of course it's SEBI's investigation. जैसे SEBI कभी कभार एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या कोई एक लिस्टिंग पे इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो खुलासा होता है कि ये सारे लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें. So how does SEBI actually initiate their investigation? The first instance is by issuance of a show cause notice.
तो अब इंडिया में या इन कॉमन लॉ there is something known as the principle of natural justice, which requires that a person who on whom an offense is alleged or who is an accused in a particular offense, उसे बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये ऑफेंस की हमारे को इंफॉर्मेशन है. सो दे गिवन अ शो कॉज, अ चांस टू रिप्लाई कि नहीं ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन गलत है, इस पर्पसेस के लिए ऐसा नहीं हुआ था, सो ऑन सो फोर्थ. So that the SEBI does by way of a show cause notice, which the person or the company or any broker will have to reply to within a stipulated period of time कि नहीं ऐसा नहीं है, so on so forth. उसके बाद क्या होता है, an investigation is carried out जिसमें hearings conduct करती है SEBI. आप hearings में जाते हैं, आप अपनी information provide करते हैं, आप सारी चीजें देते हैं कि नहीं ये particular allegation गलत है, एक्चुअली जो हुआ था वो ये हुआ था, एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स टू शो इट. एंड देयर आर, इट इज नॉट एज इफ देयर आर ओनली वन और टू हियरिंग्स, यू कैन कंडक्ट मल्टीपल हियरिंग्स, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स. सो ऐसे टाइप की एडजुडिकेशन चलती है सेबी की. आफ्टर दैट द सेबी एडजुडिकेट्स ऑन द एविडेंस दैट हैज बीन कलेक्टेड. आपने जो अपना जवाब दिया होगा, जो आपने अपने बयान दिए होंगे, जो लोगों ने बयान दिए होंगे आपके अगेंस्ट, all of them are looked into, and the SEBI as a body, एक whole time member SEBI का आप पे सजा सुनाएगा या आपको एक्विट करेगा जैसा भी केस है. So that is how usually a SEBI proceeding is conducted. सर जिसमें मैं नेक्स्ट आपसे जो चीज जानना चाहूंगी वो ये है कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन, यानी जब सेबी जो इंटरोगेशन करती है तो कोई सेफ गार्ड्स अवेलेबल होते हैं या कोई वे आउट्स हैं? जी जी बिल्कुल मैम. जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन कॉमन लॉ इज अ थिंग दैट ऑल अथॉरिटीज, whether they are judicial authorities, whether they are quasi judicial authorities, quasi judicial हम बोलते हैं ये सारे ट्राइब्यूनल्स और ये सारी कमीशंस को, which are adjudicating on a particular issue. So these are safeguards that you have to adhere to. अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? सबसे पहला होता है a right to a fair hearing, ऑडियो ऑल्टरम पार्टम जिसे हम कहते हैं. एग्जैक्टली. सो यस मैम. सो अब इसमें क्या होता है कि यू कैन नॉट कंडेम समवन विदाउट हियरिंग देयर रिस्पॉन्स. अब आप किसी पे सजा नहीं सुना सकते बिना उन्हें सुने. नाउ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस and because of the complexity in commercial transactions, usually in all these commercial transactions you have the right to a legal practitioner, जो हमारा constitutional right भी है. संविधान हमारे को गारंटी करता है टू अ लीगल प्रैक्टिशनर, विच इज ऑल्सो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन ऑल द सेबी एक्ट्स. तो आप एंगेज कर सकते हैं एक लॉयर को, एक वकील को, टू रिप्रेजेंट यू बिफोर प्रोसीडिंग्स इन अ सेबी इंक्वायरी. तो वो आपके बिहाफ पे सेबी के पास जाएंगे, आपकी हियरिंग होगी, आपकी एडजुडिकेशन होगी उस चीज में और आपका पूरा सुना जाएगा. अब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक और एस्पेक्ट ही होता है, द राइट ऑफ डिस्क्लोजर. अब क्या होता है कि सेबी, बिकॉज सेबी रिसीव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, किसी और इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम अगर आ गया या किसी और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि आप भी इन्वॉल्व थे उस ट्रांजैक्शन में, आपने भी उन शेयर्स में डील किया था या आप भी इन्वॉल्व थे उनकी मैनिपुलेशन में, सो यू हैव द राइट टू ask for all the material that is being included against you. अब जैसे क्रिमिनल लॉ में you have the right, accused के पास राइट होता है कि चार्जशीट और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं उसे. वैसे ही सेबी में ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स पे रिलायंस प्लेस करी जा रही है पर जो भी रेलिवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफेंस दैट इज बीइंग अलेज्ड अगेंस्ट यू, you have the right to receive all those documents. अब ये एक सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक रीसेंट जजमेंट आई थी बाय द नेम ऑफ टी टकानो वर्सेस सेबी, जिसमें ये स्थापित कर दिया गया है, नाउ इट हैज बीन अ वेल सेटल्ड लॉ, दैट अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड बाय द सेबी हैज द राइट टू डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलेवेंट मटेरियल. अब इसमें एक कंटेंशन पॉइंट ही आ जाता है, जैसे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है या इनफैक्ट कोई सिविल प्रोसीडिंग भी होती है और कोई बयान देता है अपना, कोई आके स्टेटमेंट देता है अपनी,
and that statement is being relied upon by the adjudicatory bodies to arrive at a finding. उस स्टेटमेंट की वजह से यह देखा जाता है कि आपने वो चीज करी है नहीं करी. So there is a very important right, which is a right to cross-examine. So you have the right to cross-examine someone on whose statement reliance is being placed upon. Now, while in a lot of quasi-judicial authorities, in a lot of quasi-judicial proceedings, the Supreme Court has laid down the law कि अगर कोई स्टेटमेंट या कोई बयान ऐसा है जिस पे रिलायंस प्लेस करी जा रही है, दैट कैन नॉट बी अनकॉरोबोरेटेड, एंड यू द अक्यूज्ड, अगर उसको सजा सुनाई जा रही है, देन दे हैव एन uninterrupted right to cross-examine that person. So the right to cross-examine essentially forms part of principles of natural justice, but in the context of SEBI proceedings, it is a little tricky because अभी 25 मार्च 2022 में there is a Supreme Court judgment by the name of Mega Corporation versus SEBI. अब उसमें क्या हुआ है कि the Supreme Court has left the question of a right to cross-examination in SEBI proceedings open. Although the right to cross-examination forms part, but SEBI proceedings mein it is on a very shaky ground. So in answer to your question, to summarize, the rights of principal natural justice are very much important and are very much necessary in all SEBI proceedings. And if they are not adhered to, all findings are liable to be vitiated. मतलब अगर आप ये allege करें कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेरे को पूरी तरह से नहीं दिए गए हैं, मेरे को अपना पूरा केस रखने नहीं दिया है, तो द फाइंडिंग कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली. So in those terms, your right of disclosure, your right of cross-examination, your right to be heard, they're all maintained, statutorily maintained by SEBI in the SEBI proceedings. ओके सर, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने. एंड सर मैं नेक्स्ट ये जानना चाहूंगी कि कौन सी जो कोर्ट्स होती हैं वो सिक्योरिटी लॉज के मैटर्स को देखती हैं या उन मैटर्स में डील करती हैं. इज देयर एनी स्पेसिफिक कोर्ट्स? यस मैम. सो अब बिकॉज ऑफ ट्राइब्यूनलाइजेशन जिसे हम कहते हैं इंडिया में, इन इंडिया देयर आर अनलिमिटेड ट्राइब्यूनल्स ऑन एवरी एरिया ऑफ पब्लिक डीलिंग, पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ. अब जैसे कोई सर्विस लॉ का मैटर होता है, दैट गोज बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. कोई कंज्यूमर उसका होता है तो दैट गोज बिफोर कंज्यूमर फोरम्स एंड कंज्यूमर कमीशन. कोई कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर होता है, दैट गोज बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जहां पे स्पेशलाइज्ड मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो हु डील विद दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ ओनली. अब नेचुरली बिकॉज दिस इज सच अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ, अब सेबी ने आपके अगेंस्ट अगर कोई फाइंडिंग दे दी तो आप कहां जाएंगे? सो दैट फाइंडिंग ऑफ द सेबी इज लायबल टू अ फर्स्ट अपील बिफोर द सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल, जिसे हम सैट बोलते हैं. सैट. तो सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल डील्स विद इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ फाइंडिंग्स और ऑर्डर्स गिवन बाय द सेबी. सेबी ने अगर किसी बंदे पे बैन लगा दिया, या सेबी ने अगर किसी पे पेनल्टी इंपोज कर दी, या कोई सी भी सेबी की फाइंडिंग, दैट इज लायबल टू अ फर्स्ट अपील बिफोर सैट. अब इंटरेस्टिंगली, all tribunals, mostly all tribunals in our country are given the status of high courts, a status equivalent to high courts. तो उनको दर्जा दिया जाता है कि instead of going to the high court, you go to these places. और ये हाई कोर्ट लेवल की वो होती हैं ट्राइब्यूनल्स. तो यहां से अपील जो होती है वो जाती है सीधा सुप्रीम कोर्ट. सिमिलरली इन सिक्योरिटीज लॉ, यू हैव अ फाइंडिंग बाय सेबी. अब सेबी से आप जाते हैं सैट, और फिर सैट से आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट. तो इन कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रीवियस आंसर ऑल्सो, एंड इन आंसर टू योर क्वेश्चन, there are basically 3 levels of adjudication that are there in a securities law matter. One is by the SEBI, second is by the SAT, जो first appeal जिसे हम कहते हैं, फिर जिसे हम कहते हैं second appeal, that is before the Supreme Court of India. So that is in answer to your question. ओके सर. तो सर किस तरीके की पनिशमेंट का जो पावर है वो सेबी के पास होता है, यानी किस तरीके का जो पनिशमेंट है वो सेबी जो है इम्पोज करेगी?
जी, so that is actually a very good question and very relevant because SEBI, जैसे मैंने कहा, it came into being, it came into power at a time where we realized that there is a area which is completely unregulated and there is a rampant unfair trade practices or fraudulent activities taking in that place. So, to ensure that there is a sufficient deterrent to people from engaging in these sort of activities, सेबी को पावर दी जाती है मॉनेटरी पेनल्टी इंड्यूस करने की। अब सेबी की कोई भी अब सेबी एक्ट में जो वायलेशंस होती हैं, दे आर एसेंशियली इनटू टू ट्रांचेस। वन इज द सिविल ट्रांच, द अदर इज द क्रिमिनल ट्रांच। अब सिविल ट्रांच में जो सेबी खुद की एडजुडिकेशन कर रही है, जो सैट में जाती है, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट जाती है, दोज आर यूजुअली सिविल प्रोसीडिंग्स। वहां पे सुनवाई होगी और आप पे अगर पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी तो दैट विल बी अ मॉनेटरी पेनल्टी, फाइन जिसे हम कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑफेंसेस वेरियस काइंड के होते हैं। जैसे अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश करी, सेबी अगर आपको कह रही है, आपने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया, आपने रिकॉर्ड्स ढंग से नहीं मेंटेन किए, या आप कोई मैनिपुलेशन में एंगेज कर रहे हो, या आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी, कोई स्टॉक ब्रोकर की वायलेशन है, सो द सेबी कैन इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज। अब ये मॉनेटरी पेनल्टीज यूजुअली रेंज फ्रॉम 1 लाख पर डे टू अ कैप ऑफ 1 करोड़, विच एवर इज लेस। अब जैसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो रिकरिंग ऑफेंसेस होते हैं। जैसे आज मेरे को सेबी ने बोला कि आप ये इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करो, मैंने नहीं करी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो सेबी मेरे को पर डे वायलेशन पे 1 लाख रुपए चार्ज कर सकती है। और अगर वो इंफॉर्मेशन मैं फॉर एग्जांपल 100 दिन तक ना दूं या 100 दिन से ज्यादा ना दूं, तो दैट पेनल्टी इज कैप्ड एट 1 करोड़ रुपीज। तो ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं, फेलियर टू कोऑपरेट, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, बिकॉज दे आर ऑफ अ रिकरिंग नेचर, बिकॉज दे टेक प्लेस एवरी डे, अ सर्टेन थिंग इज नॉट डन, जिसे हम रिकरिंग ऑफेंसेस बोलते हैं। So in those cases, the penalty is capped at 1 crore and they start at 1 lakh per day. अब और भी बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे अगर कोई रिटर्न्स आपने ढंग से नहीं फाइल किए, या फिर आपने कोई हायर लेवल ऑफ ऑफेंस किया, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करी, मैनिपुलेशन करी, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। सो those offenses are punishable with a fine of up to 25 crores. So the SEBI in civil proceedings can impose monetary penalties which range from 1 lakh per day to 1 crore to 25 crores. Maximum 25 crore. अब इंटरेस्टिंगली द सेबी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसका एक क्रिमिनल विंग भी है। अब सेबी के पास पावर है कि वो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दें। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का मतलब है दैट द सेबी विल बी द कंप्लेनेंट। अब जैसे कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट फाइल होती है, तो उसमें कंप्लेनेंट होता है, कहता है कि मेरे साथ आपने ये गलत किया है, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, आपने मुझे मारा, आपने ये किया, आपने वो किया। सो दे आर द कंप्लेनेंट बिफोर अ कोर्ट और बिफोर द पुलिस। सो ऑल दीज ऑफेंसेस आर आल्सो क्रिमिनल ऑफेंसेस। जो मैंने ऑफेंसेस समझाए ये क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हैं। सेबी कोर्ट में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है, मैजिस्ट्रेट के पास आपके कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है कि इस बंदे ने, इस कंपनी ने ये सारी चीजें करी। और जैसे बहुत सारे लॉज में होता है, कंपनी के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उन सबको लिया जाता है घेरे में। सो SEBI, under SEBI there can be civil proceedings and simultaneously the SEBI can also initiate complaint proceedings against you. क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है जिसकी इंप्रिजनमेंट होती है 10 साल तक की, अगर आपको गिल्टी फाइंड किया जाता है। अब इंटरेस्टिंगली हमारे कमर्शियल लॉज में देयर इज, और कमर्शियल लॉज के हमारे क्रिमिनल लॉज में भी एक सेटलमेंट और एक कंपाउंडिंग का भी एक एलिमेंट होता है। जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी अक्यूज के पास क्या अधिकार है, ऑल्दो ये अधिकार नहीं है, दिस इज अ डिस्क्रेशन, बट व्हाट एन ऑप्शन दैट दे हैव आल्सो इज दैट इन सिविल प्रोसीडिंग्स दे कैन अप्रोच द सेबी कि ठीक है ये हमने गलती करी, आप हम पे मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज कर दो और ये ऑफेंस सेटल कर देते हैं।
So civil proceedings can be settled by approaching the SEBI. और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का ये है कि क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सेबी इनिशिएट करती है, वो कंप्लेनेंट है, तो ऑल्दो जैसे कंपाउंडिंग होती है हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस में, सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि सेबी तो आप अप्रोच नहीं करेंगे, आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है ये मैंने किया है, मैं मानता हूं, एंड आई विल बेयर विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. मैंने अगर किसी बंदे को लॉस कॉज किया है, या मैंने किसी इन्वेस्टर का लॉस कॉज किया है, या मैंने मार्केट में कोई ऐसी चीज करी है जो मॉनेटरीली मैं कॉम्पनसेट कर सकता हूं, आप वो चीज मेरे पे इंपोज कर दीजिए और ये क्रिमिनल केस भी कंपाउंड कर दीजिए मेरे अगेंस्ट. तो सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी सेटल्ड विद द सेबी, एंड कंपाउंडिंग ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस कैन बी डन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट. एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी प्रकाश गुप्ता वर्सेस सेबी विच सेज कि ऑल्दो सेबी क्योंकि रेगुलेटर है, उसकी बात सुनी जाएगी क्रिमिनल कंपाउंडिंग में, बट इवेंचुअल डिस्क्रेशन इज विद द कोर्ट टू कंपाउंड अ पर्टिकुलर ऑफेंस. So the discretion to settle civil proceedings is with the SEBI, but the discretion to compound criminal offences is with the court where the proceedings are pending. So to summarize this entire discussion that we just had, offences are of multiple nature, ठीक है, and offences can be alleged against companies, against stock brokers, against stock exchanges also, and people involved with all these people also. अब कोई कंपनी है तो सारे डायरेक्टर्स ये वो सब पकड़े जाएंगे. So essentially offenses are of multiple kinds, they can be imposed on different people at same time, and the proceedings are of civil and criminal nature. सिविल नेचर में आप पे मॉनेटरी पेनल्टी करी जाएगी, क्रिमिनल नेचर में आप पे मॉनेटरी पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट भी करी जा सकती है. सिविल ऑफेंसेस कैन बी सेटल्ड विद द सेबी, एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस हैव टू बी कंपाउंडेड बाय द कोर्ट वेयर द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग. So this is essentially how the securities law adjudication works, how penalties work, and how they are settled. काफी अच्छा आपके आंसर्स रहे, एंड काफी अच्छा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए जो वीडियो है काफी हेल्पफुल रहेगा. तो सर इसमें मैं आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि कानून गुरुज फैमिली से जुड़े हुए आपको काफी लंबा टाइम हो गया है. आई मीन कानून गुरुज के साथ में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, एंड कैसा प्लेटफॉर्म कानून गुरुज एक्चुअली है इन योर ओपिनियन? G is the sort of platform that young practitioners like me really look forward to joining, because a lot of times what happens is कि legal platforms जो होते हैं, they focus on different parts. They focus on clients too much, they focus on monetary values too much, but Kanun Guru specifically focuses on advocates. Now why that is very close to my heart and why I genuinely agree to the principle behind Kanun Gurus is that a lot of times what happens is कि जो ये पूरे ट्रांजैक्शन में पूरे लीगल उसमें एडवोकेट्स डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते. दैट इज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल. सो व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप एडवोकेट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप एडवोकेट्स को कैसे एक्सपोजर दिलाते हैं, आप एडवोकेट्स की प्रोफाइल्स को कैसे स्पेशलाइज करवाते हैं, ऑल दोज थिंग्स, सो दैट अ practitioner like us can move forward in their career. Not only that, how the client can reach the best advocate for their particular problem. So what Kanun Gurus does really well, in my opinion, is that it presents advocates in a very varied exposure. It gives them a lot of exposure. It provides them with a very nice platform, and it also helps the client in approaching the right person and a particular person for the job. कोई शिकवा नहीं रहता from both sides of the transaction. So really kudos to Kanun Gurus for organizing all this, and kudos to you, ma'am, for being present for all doubts and insecurities that us young lawyers have. And you and your organization have really given a lot of exposure and leeway, I would say, to young practitioners like me, not only in metropolitan cities, but also in rural areas and in small town cities.
So thank you so much to your platform and to you for doing such a wonderful job. थैंक यू सो मच सर, एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज टू योर वर्ड्स एंड ऑल। एंड आज आप आए, आपने टाइम स्पेयर किया ये इस आप अपने बिजी स्केड्यूल से, इसके लिए हम सब थैंकफुल आपके लिए। थैंक यू सो मच।